अभी ये जो एक्सीडेंट जो अलग अलग कॉजेस है, इसमें नंबर ऑफ कॉजेस है, मेन कॉजेस, सब कॉजेस, या फिर जो डायरेक्ट कॉजेस, इनडायरेक्ट कॉजेस, ऐसे बहुत सारे कॉजेस हैं। तो यहाँ पे एक हेनरिच ने यहाँ पे एक थ्योरी रखी थी जिसको हम हेनरिच थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट कॉजेशन कहते हैं। तो हेनरिच थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट कॉजेशन के हिसाब से, यानी कि हेनरिच जो एक साइंटिस्ट है उसके हिसाब से, इसमें ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स उन्होंने इंपॉर्टेंस रखा था कि ये पैरामीटर्स की वजह से ही एक्सीडेंट के मैक्सिमम चांसेस है। तो वो पैरामीटर्स है सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी वजह से भी मेजर प्रॉब्लम आते हैं, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स है, अगर जिसका आपने एक्सीडेंट का अगर रूट कॉज चेक कर लिया तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में आपको पता चलता है कि ये जो पर्सन है ये तो फिजिकली फिट है, साइकोलॉजिकली कोई डिस्टर्ब नहीं था और उसको एक्सपीरियंस भी था, फिर भी एक्सीडेंट हुआ। तो जैसे ही एक अभी एक एग्जांपल था कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री में, लोकल इंडस्ट्री में, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, वहां पे जो कन्वेयर पे काम कर रहा था एक पर्सन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो वो पर्सन का अगर आपने जो सीसीटीवी फुटेज देख लिया तो वो नॉर्मल रूटीन जो वर्क रहता है उसी मोड में काम कर रहा था। और इसको एक पर्सन आया वहां पे और उसने बताया कि यहाँ पे ऑडिटर आ रहा है और ऑडिटर यहाँ पे ये 1 to 1 सब माइक्रो लेवल पे चेक करने वाला है। बस इतनी बात कह के वो चला गया। अभी इसका कितना प्रेशर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो उसके पर्सन पे डिपेंड था, लेकिन उसने ज्यादा टेंशन लिया और वो पर्सन एक 7 या 8 फुट के नीचे वो कन्वेयर जो लाइन थी वहां पे गिर गया। अभी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तो ये पता चला कि वहां पे कोई भी अनसेफ कंडीशन नहीं थी और ये रूटीन वर्क था, एक्सपीरियंस पर्सन काम कर रहा था, फिर भी उसका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था वो बढ़ गया और उसने ज्यादा सोच के जो 100% फोकस काम पे करना चाहिए था वो काम से फोकस हट गया और जिसकी वजह से वो वहां से गिर गए। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या है, अगर कोई पर्सन इमोशनली एग्जैक्टली फास्ट चेंज हो सकता है या फिर अगर कुछ वर्क स्ट्रेस ज्यादा लेता है तो ऐसे पर्सन्स को आपको ठीक तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, मैसेज देना चाहिए, जिसकी वजह से ऐसे कुछ हादसे आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात है फॉल्ट ऑफ द पर्सन। तो जो भी आपको अगर 100% ऑटोमेशन पे आपको काम करने के लिए बोला है या फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीनरीज है और आप उसको मैन्युअली चला रहे हैं या फिर कहीं पे वहां पे अगर कुछ गार्डिंग प्रोविजन है, वहां पे कुछ सेंसर मैकेनिज्म है, उसको आपने बाईपास कर लिया और उसके बाद आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये फॉल्ट ऑफ द पर्सन। या फिर कोई पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स है और आपको कहा गया है कि ये कंपलसरी आपको जो इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ जो हैंड ग्लोव्स है या फिर सेफ्टी शूज है या फिर कोई भी एप्रॉन रहेगा, ये ऐसी बातें अगर आपको बताई गई है और आप वहां पे वो पीपी पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिकल हजार्ड ओरिएंटेड हुआ अगर आप पहनते नहीं है तो वहां पर भी एक्सीडेंट होने के चांसेस। उसके अलावा जो हमने अभी बात की थी अनसेफ एक्शन और अनसेफ कंडीशन की, तो अनसेफ एक्ट यानी कि जो भी आपको वर्किंग प्रोसीजर दिया गया है, जो भी एसओपीज दी गई है उसी हिसाब से आपको काम करना है। अगर आपने सीक्वेंस ब्रेक कर लिया या फिर सीक्वेंस चेंज कर दिया तो वो भी अनसेफ एक्ट होगी। या फिर आपको कहा गया है कि अगर वर्किंग एट हाइट है, अगर 6 फीट से ज्यादा आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको स्कैफोल्ड यूज करना चाहिए या फिर जो अलग अलग टाइप्स के लैडर्स होते हैं उसका यूज करना चाहिए। और उसके अलावा आप दूसरा ही कुछ टेम्पररी बेसिस पे आप कुछ काम कर रहे हैं और आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो ये भी अनसेफ एक्ट होगा। या फिर अगर आप कन्फाइंड स्पेस पे काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं या फिर जहां पे वेंटिलेशन कम है, लाइट कम है, ऐसी जगह काम कर रहे हैं तो आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के बाद ही काम करना चाहिए। या फिर आपको सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस जैसे एपरेटस पहन के ही काम करना चाहिए और वहां पे अटेंडेंट होना चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड होना चाहिए या फिर इमरजेंसी एक्शन लेने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स आपको लगते हैं वो रेडी करके ही आपको काम करना चाहिए। अगर इसके अलावा आपको टेम्पररी आपने काम कर लिया है कि ये 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, तो ये सभी बातें अनसेफ एक्ट है। अगर आपने कुछ लोटो सिस्टम वहां पे कंपलसरी लेनी चाहिए थी, लॉकआउट और टैगआउट, अगर आपने उसको बाईपास किया या फिर वहां पे अगर कुछ परमिट सिस्टम है और आपने परमिट सिस्टम पे
डायरेक्टली टिक कर लिया और साइन कर लिया विदाउट चेकिंग, तो ये भी अनसेफ एक्ट ही है। दूसरी जगह है अनसेफ कंडीशंस। जैसे आप रूटीन में जो भी काम करते हो उसमें बीच में ही अगर आपने पोर्टेबल कुछ डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पोर्टेबल ग्राइंडर होता है, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर होगा या फिर कटर होगा या फिर कोई और मशीनरीज होगी, ड्रिलिंग मशीनरीज हो सकती है या फिर नट बोल्ट टाइटिंग मशीनरीज हो सकती है, वेल्डिंग मशीनरीज हो सकती है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है जहाँ पे वायर्स लगती हैं। अगर ये वायर्स अगर आपने ठीक तरह से ज्वाइन नहीं की और जो एक्चुअली आपका वॉकिंग स्पेस है उसमें से अगर आपने वायर पास कर ली तो वो अनसेफ कंडीशन है। या फिर जो भी आप बैरल्स या ड्रम्स या कंटेनर्स या कैंस यूज करते हैं और उसमें अगर कोई लिक्विड होता है या फिर ऑयल होता है, ग्रीस होता है, जो जिसकी वजह से अगर यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तो यहाँ पे अगर कोई स्पिलेज होता है या फिर आपने गलत जगह वो केमिकल्स वहां पे स्टोर कर लिए तो यहाँ पर ये अनसेफ कंडीशन कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो एक्सीडेंट है तो ये हमने पहले ही कहा है कि ये एक्चुअली अनप्लान एक्टिविटी है या अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी है और ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। तो यहाँ पे हर एक इवेंट को अगर आपने यहाँ पे एनालाइज किया या फिर उसको ठीक तरह से एनालिसिस करने के बाद आपको पता चला कि ये एक्चुअली यही सीक्वेंस चाहिए था या फिर आपको ये लेवल पे या एक्सीड जब प्रेशर होता है या लेवल होती है या फिर फ्लो रेट होता है या वॉल्यूम होता है या टेम्परेचर होता है, तो आपको ये कंट्रोल करना चाहिए था। अगर ये आपने एक एक जगह अगर आपने ये नहीं किया तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो ये जो इवेंट्स है या फिर जो मैनुअल एरर होते हैं वो अगर आपने निग्लेक्ट किए तो वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इंजुरी होगी, शायद वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को इंजुरी हो सकती है या ओवरऑल बॉडी को भी इंजुरी हो सकती है। वो डिपेंड है कि यहाँ पे सीवियरिटी ऑफ एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किस वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। अभी ये जो डोमिनो जो है वो डोमिनो ने जो मेन फैक्टर्स एक्सीडेंट कॉजेशन में बताए हैं, तो उनका कहना है कि अनसेफ फैक्टर और अनसेफ कंडीशन से ही सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और उन्होंने स्टैटिस्टिकल डेटा भी दिया था उस टाइम का कि मेन एक्सीडेंट जो होते हैं वो मेन एक्सीडेंट में कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है उसमें अनसेफ एक्ट का ही 88% पार्ट है। यानी कि 88% एक्सीडेंट सिर्फ अनसेफ एक्ट की वजह से होता है। यानी कि यहाँ पे आपके पास इंडस्ट्री में सेफ्टी डिवाइसेस है, आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम्स है, आपके पास सेफ्टी अलार्म सिस्टम्स है या फिर सेफ्टी के ओरिएंटेड अलग अलग सेंसर्स है, गार्ड्स है, पीपीज है, सब प्रोवाइड किया है। फिर भी उस हिसाब से आप अगर एक्ट नहीं होते हैं और जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है तो उसको हम अनसेफ एक्ट कहते हैं और इसका ही सबसे ज्यादा परसेंटेज है जो 88% है। 10% अनसेफ कंडीशंस में है। तो नॉर्मली अगर आप लार्ज स्केल कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज में देखेंगे नॉर्मली अनसेफ कंडीशंस बहुत कम दिखाई देगी, लेकिन अगर स्मॉल स्केल कंपनीज है या फिर मीडियम स्केल कंपनीज है जिनका मेन टारगेट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन होता है और सेफ्टी फर्स्ट जो कहा जाता है वो नॉर्मली पेपर पे होता है, तो ऐसी जगह अनसेफ कंडीशंस बहुत सारी होती हैं। और जो अलग कॉजेस है वो सिर्फ 2%, यानी कि जैसे हमने साइकोलॉजिकल कॉजेस के बारे में कहा था, फिजियोलॉजिकल कॉजेस के बारे में कहा था या फिजियोलॉजिकल कॉजेस के बारे में कहा था, तो ये जो अलग अलग कॉजेस है या फिर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो सकता है, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो सकता है, केमिकल का इश्यू हो सकता है, तो ये सिर्फ 2% है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज है 88% अनसेफ एक्ट, 10% अनसेफ कंडीशन, तो यही मेन 98% उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो डोमिनो थ्योरी के हिसाब से अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ही मेन दो कॉजेस है एक्सीडेंट रिलेटेड। तो ये जो थ्योरीज है उसके ओरिएंटेड आपको अभी कॉजेस पता चले हैं और उसके बेसिस पे फिर आप उसका कंट्रोलिंग पैरामीटर डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके पहले ये एक्सीडेंट के अलग अलग जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था, तो हमने जो एक क्लासिफिकेशन देखा था वो IS 3786 के हिसाब से देखा था। अभी यहाँ पे हम जनरल क्लासिफिकेशन एक्सीडेंट के देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये इंजुरी एंड प्रॉपर्टी डैमेज, जिसको हम मेजर एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर इंजुरी कम होती है या फिर उसकी सिवियरिटी कम है और प्रॉपर्टी डैमेज है फिर भी वो मेजर केसेस में आएगा।
प्रॉपर्टी डैमेज कम है लेकिन इंजुरी का फ्रीक्वेंसी हायर साइड में या उसका सिवियरिटी हायर साइड में है, तो वो भी मेजर एक्सीडेंट में आ सकता है। या फिर दोनों भी होंगे कि हायर इंजुरीज भी हुए, फ्रीक्वेंसी भी नंबर हुआ है और सिवियरिटी भी हायर साइड में, या फिर जो प्रॉपर्टी डैमेज है, प्रॉपर्टी लॉस है, वो भी हायर साइड में, तो उसको हम मेजर एक्सीडेंट कहते हैं। अगर इन केस ये दोनों में से एक ही केस है, जैसे यहाँ पे अगर इंजुरी होती है लेकिन कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं है, तो उसको हम कैटेगरी वाइज जो कंडीशन है उस हिसाब से हम उसको माइनर भी कह सकते हैं। अगर इंजुरी कम है, उसकी सिवियरिटी कम है, प्रॉपर्टी डैमेज नहीं है, तो उसको हम माइनर एक्सीडेंट कहेंगे। इन केस अगर इंजुरी हायर साइड में यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों की इंजुरी हो चुकी है, तो भी हम उसको मेजर एक्सीडेंट कह सकते हैं। या फिर इंजुरी 10 लोगों को हुई लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है, तो वहां पर उसको भी हम मेजर एक्सीडेंट कह सकते हैं। तो कंडीशंस के बेसिस पे भी आप इसको डिसाइड कर सकते हैं ये मेजर एक्सीडेंट है या माइनर एक्सीडेंट है। थर्ड कैटेगरी है प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है लेकिन इंजुरी नहीं हुआ, यानी कि अगर कुछ एक्सप्लोजन होता है और वो आइसोलेटेड स्पेस में है, जैसे टैंक फॉर्म होती है या फिर स्टोरेज टैंक्स होती है, और वहां पे फायर कैच हो गई या फिर वहां पे एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन आपने अगर डिस्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और जो मैन पावर है वो आप पर्टिकुलर डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से फायर या एक्सप्लोजन की वजह से भी डायरेक्टली उस पर इम्पैक्ट नहीं हो पाता है, तो वहां पे इंजुरी के कोई चांसेस नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो वो माइनर में जा सकता है अगर प्रॉपर्टी डैमेज कम है। अगर प्रॉपर्टी डैमेज हायर साइड में है और इंजुरी नहीं है, फिर भी उसको हम मेजर एक्सीडेंट कह सकते हैं। उसके अलावा है प्रॉपर्टी डैमेज भी नहीं हुआ है और इंजुरी भी नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे एक्सीडेंट हो चुका है, तो उसको हम कहते हैं नियर मिस एक्सीडेंट। यानी कि जैसे अभी अगर क्रेन का अगर कोई बेल्ट है या फिर जो चेन है वो कट हो गया, और जिसकी वजह से वहां पे जो भी मटेरियल होगा, चाहे वो पाइप्स हो या रॉड्स रहो या फिर कोई भी मटेरियल, तो वहां से अगर वो गिर जाता है, तो अगर कम डिस्टेंस से गिरता है, यानी कि अगर बैरल भी डैमेज नहीं हुआ है, क्रेन भी डैमेज नहीं हुए, जो भी पर्सन आजू बाजू में है उनको भी इंजुरी नहीं होती है, तो यहाँ पे इसको हम नियर मिस कहते हैं। यानी कि एक्सीडेंट हो सकता था लेकिन मेजर एक्सीडेंट में वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। इंजुरी हो सकती थी लेकिन वो नहीं हुए, या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, अगर वो हाइट से ज्यादा गिरता है तो वो भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ है, तो उसको हम नियर मिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट कहते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। अभी ये एक्सीडेंट प्रिवेंशन जो मेथड है, इसको स्टडी क्यों करना है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये लीगल प्रोविजन भी है, तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन करना चाहिए, उसके लिए आपको अलग अलग प्रोविजन करनी चाहिए, ये लॉ में भी बताया गया। उसके अलावा जो पर्सन्स है वो आपको सेव करने हैं, यानी कि जैसे फैटलिटीज है या फिर मेजर इंजुरीज है या परमानेंट डैमेज हो सकता है, तो ये जो डिसेबलमेंट केसेस है तो इसको भी आपको सेव करना है, या फिर आपको जो फैटलिटी है उसको मेन कंट्रोल करना है, तो इट सेव्स लाइव्स। और यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी डैमेज होता है, अगर इक्विपमेंट का लॉस है या फिर मेजर लॉसेस होते हैं, तो आपको मनी भी सेव करना है। तो आपको प्रॉपर्टी भी सेव करना है, पर्सन्स भी सेव करना है, और ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है। इसकी वजह से आपको एक्सीडेंट प्रिवेंशन का स्टडी करना पड़ेगा और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन भी करना पड़ेगा। अभी इसमें फंडामेंटल स्टेप्स क्या है एक्सीडेंट प्रिवेंशन में, तो यहाँ पे एक हेनरिच थ्योरी है, तो हेनरिच थ्योरी के हिसाब से हम अभी बात कर रहे हैं, जिसको हम एक्सीडेंट प्रिवेंशन मॉडल कहते हैं। तो ये अलग अलग मॉडल्स में HW हेनरिच थ्योरी का सबसे बेटर मॉडल है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें है अलग अलग 5 स्टेप, जहां पे फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मोटिव क्या है, एम क्या है, उसमें अलग अलग आपके बिल्डिंग्स क्या है, इक्विपमेंट्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, और आप उसको कैसे फॉलो करते हैं, मेंटेन करते हैं, मैन पावर कितनी आपके पास अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल हजार्ड्स अवॉइड करने के लिए आपके पास क्या प्रोसेस है, ये सभी बातें आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप ठीक तरह से कंट्रोल करते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस यहाँ पे नहीं के बराबर है। दूसरी स्टेप है फैक्ट फाइंडिंग,
इन केस अगर पहले वाले एक्सीडेंट हो चुके हैं, जैसे हमने नियर मिस के बारे में बात कही थी, या फिर कुछ इंसिडेंट होते हैं, या वो मेजर केस हो या माइनर केस हो, लेकिन जो भी टाइप ऑफ एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करते टाइम आपको फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए। फॉल्ट फाइंडिंग का आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली अगर आप पुराने कुछ एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के बारे में देखते होंगे, तो उसमें ब्लेम गेम ज्यादा होता है, यानी कि ये पर्सन की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, दूसरा बोलता है उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो ये ब्लेमिंग गेम है। तो ये ब्लेमिंग गेम से कुछ काम नहीं होने वाला। तो एक्चुअल फैक्ट क्या थी कि अगर इंस्ट्रूमेंट का इश्यू है, या फिर आपने सेट पॉइंट ठीक तरह से उसको कंट्रोल नहीं किया, या फिर उन्होंने कंट्रोल किया था लेकिन सेंसर ठीक तरह से काम नहीं कर पाया, या फिर सेंसर भी ठीक तरह से काम कर रहा था, इन्होंने बाईपास किया था, या फिर जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको बताया गया था उस तरह से उन्होंने काम नहीं किया, या फिर जो एसओपीज बताई गई थी उसका सीक्वेंस उन्होंने ब्रेक किया। तो जो भी फैक्ट होगी, अगर आपने फैक्ट ठीक तरह से बताई, तो ही आप एक्सीडेंट कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सीडेंट प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपने ये जो मेन फैक्ट है, ये फैक्ट को अगर आपने हिडन रखा, तो उसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा इसका मेन कॉजेस का क्या था, और उसको आप कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप है एनालिसिस का। तो ये थर्ड पॉइंट में आपको ओवरऑल एक्सीडेंट का एनालिसिस डिटेल में करना चाहिए। उसका एक्सीडेंट का एक रिपोर्ट भी आता है, रिपोर्ट का एक फॉर्मेट भी होता है, और फॉर्मेट के हिसाब से आपको ओवरऑल एक्सीडेंट का एनालिसिस करना चाहिए। एक्सीडेंट का एनालिसिस क्यों करना है? तो यहाँ पे एक्सीडेंट एनालिसिस के बेसिस पे आपको करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस डिसाइड करना है, और ये रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बेसिस के लिए आपको एक्सीडेंट का एनालिसिस डिटेल में करना चाहिए। उसके अलावा है सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज। तो जो भी आपके एनालिसिस के बाद आपको पता चलता है कि ये अभी सॉल्यूशन है कि जिसकी वजह से अभी एक्सीडेंट ये प्रिवेंट हो सकता है, तो आपको ये काम करना चाहिए। तो रेमेडी मीन्स उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये सॉल्यूशन आपको, अगर 4 सॉल्यूशन होंगे वहां पर, तो अप्रोप्रिएट सिलेक्शन आपको करना है, या फिर आपको लगता है कि ये दोनों भी काम करना पड़ेंगे, तीनों भी काम करना पड़ेंगे, तो वो भी आपको एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कुछ केसेस में कंक्लूजन्स आते हैं कि आपको इंजीनियरिंग कंट्रोल करना चाहिए था, कुछ केसेस में कंक्लूजन आते हैं आपको पीपी पहनना चाहिए था, कुछ केसेस में आपको कंक्लूजन्स आते हैं कि जो भी मैनुअल एरर थी या अनसेफ एक्ट आपने किया था वो नहीं करना चाहिए था। कुछ केसेस में आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर अनसेफ कंडीशन थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, या फिर जो भी वर्क परमिट सिस्टम्स थी, लोटो सिस्टम्स थी, वो आपने ठीक तरह से फॉलो नहीं किया। तो अगर ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन अगर होंगे, तो अलग अलग पैरामीटर्स भी आपको सेलेक्ट करने होंगे और उसको एग्जीक्यूट भी करना होगा। उसके अलावा है जो एप्लीकेशन, जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया कि ये कंक्लूजन है, लेकिन ये कंक्लूजन को अभी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेमेडीज। तो जो भी आपको सॉल्यूशन बताए गए उसको आपको अभी अप्लाई करना है। तो ये अलग अलग स्टेप्स है हेनरिच थ्योरी के हिसाब से, जिसको हम एक्सीडेंट प्रिवेंशन मॉडल कहते हैं। अगर यही स्टेप्स को आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। जैसे ही हमने बताया कि हेनरिच का फर्स्ट स्टेप है एक्सीडेंट प्रिवेंशन मॉडल में या लैडर में, तो वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अलग अलग मेंबर्स है या पर्सन्स है, उनको पहले फोकस करना चाहिए कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोसीजर्स है, एक्टिविटीज है, उसका ठीक तरह से प्लानिंग हुआ है या नहीं, उसका ठीक तरह से एक्सपर्टाइज या कॉम्पिटेंट पर्सन से ऑब्जर्वेशन हुआ है या नहीं, और फिर जो भी डिजाइन पैरामीटर्स होंगे, या फिर कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस होंगी, या फिर कुछ कंट्रोलिंग मेजरमेंट्स होंगे या पैरामीटर्स होंगे, वो ठीक तरह से होते हैं नहीं। तो जो थ्योरेटिकल आपने फाइनलाइज किया है, जो भी आपने सैंक्शन किया है, वो एक्चुअल प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट होता है या नहीं, फॉलो होता है या नहीं, ये आपको भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का ही मेन काम है। तो जो मेन डायरेक्टर रहेंगे उसमें स्पेसिफिक अगर आपके पास सेफ्टी डायरेक्टर होगा या सेफ्टी मैनेजर होगा या सेफ्टी ऑफिसर होगा, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो भी आपने सेफ्टी प्रैक्टिसेस फाइनलाइज किए या जो सेफ्टी पॉलिसीज है उसके ओरिएंटेड आप ये काम कर रहे हैं कि नहीं, ये ऑब्जर्वेशन करना आपका जिम्मेदारी है। यानी कि ये ऑफिसर्स या मैनेजर्स या डायरेक्टर्स जो सेफ्टी ओरिएंटेड काम करते हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ आपका जो रेगुलर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग जो काम है वो फंक्शन के अलावा भी आपको ये पर्टिकुलर
फंक्शनिंग करना है जो सेफ्टी फोकस करेगा। और अगर आपको सेफ्टी फोकस करना है तो उसके लिए बजटरी प्रोविजन भी अलग होनी चाहिए। जैसे हमने बात की थी अभी, इंजीनियरिंग कंट्रोल आपको करना चाहिए, कहीं जगह आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट परचेस करना चाहिए और वो आपको वर्कर्स को देना चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अगर आपके यहाँ पे सेफ्टी डिपार्टमेंट नहीं है तो आप सेफ्टी डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं। सेफ्टी डिपार्टमेंट अगर स्पेसिफिक रहेगा, उस कुछ मेंबर्स रहेंगे, तो शायद उसका फोकस सेफ्टी ओरिएंटेड ही वो कर सकता है। अगर आप कॉम्बिनेशन रहेंगे, जैसे बहुत सारी जगह सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरमेंट मैनेजर है, तो वो सेफ्टी भी देख रहा है, वो हेल्थ के बारे में भी देख रहा है, एनवायरमेंट के बारे में भी देख रहा है। तो आज के डेट में जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे ये डिफिकल्ट हो जाता है कि ये तीनों एलिमेंट्स के उसको काम करना। यहाँ पे ये अच्छी बात रहेगी अगर आपके पास सेफ्टी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रहेगा। उसके अलावा जो सेफ्टी पॉलिसी है, तो सेफ्टी पॉलिसी डिसाइड करते टाइम टॉप मैनेजमेंट और जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर उसमें होता है, या फिर परचेस मैनेजर होता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, प्लानिंग का मैनेजर होता है। तो ये पॉलिसी डिसाइड करने के लिए अलग अलग जो एक्सपर्ट्स है उनका व्यू लिया जाता है और उसके बाद में ही सेफ्टी पॉलिसी डिसाइड होती है। तो ये सेफ्टी पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस हिसाब से उसको अचीव करने के लिए हर एक पर्सन वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में भी आपको एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको सोचना पड़ेगा। और ये सेफ्टी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम अलग अलग बात करते हैं कि ये सेफ्टी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये एक्चुअली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी मैनेजर या सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आपको ठीक तरह से ट्रेन किया है, उसके मॉक ड्रिल्स लिए है, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, लेकिन अगर वो पर्सन फॉलो ही नहीं करता होगा तो उसमें सेफ्टी डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। तो ये ऑब्जर्वेशंस जब होगा, सुपरविजन में पता चलेगा, तभी उसको करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये 24/7 पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक पर्सन को आपको कंट्रोल करते बैठे। तो इसके लिए ये हर एक पर्सन जो इंडस्ट्री में काम करता होगा, ये उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सेफ्टी एस्पेक्ट्स रहेंगे उसके बारे में आपको सोचना है और उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। सेकंड जो स्टेप थी वो थी फैक्ट फाइंडिंग। तो उसमें जो हमने बात की थी कि जो भी एक्सीडेंट के अलग अलग जो एनालिसिस या इन्वेस्टिगेशंस के इश्यूज रहते हैं, उसमें जो स्टेप्स है, उसमें ये जो एक्सीडेंट है ये अनप्लान या अनइंटेंशनल अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, और जिसकी वजह से पर्सन को इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, प्रोडक्शन लॉस हो सकता है, या फिर नियर बाय इंडस्ट्रीज या जो सोसाइटी है उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ है तो उसका पहले आपको फॉल्ट जो है वो ठीक तरह से फाइंड करना है और फिर फैक्ट फाइंड आउट करना है। तो फॉल्ट जो है वो आपको टेक्निकल फॉल्ट फाइंड आउट करना है। तो टेक्निकली अगर कोई सेंसर्स काम नहीं करता है, टेक्निकली कोई इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट डिवाइस काम नहीं करता है, या फिर कोई गार्ड काम नहीं करता है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये पर्सन का फॉल्ट नहीं फाइंड आउट करना है, टेक्निकल फॉल्ट फाइंड आउट करना है। और फिर रियल फैक्ट्स अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, वो रिपीट नहीं होगा, और उसके लिए आप कुछ करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। तो उसमें कुछ मैनुअल एरर भी हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल एरर भी हो सकते हैं, या फिर मशीनरी एरर भी हो सकते हैं, कुछ नेग्लिजेंस हो सकता है, या फिर कोई पर्सन कुछ प्रिडिक्शन कर लेता है और उसके बेसिस पे कुछ एक्शन लेता है और फिर एक्सीडेंट हो पाता है। तो ये अलग अलग बहुत सारी कॉजेस है और जिसको हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम कहेंगे फैक्ट फाइंडिंग। तो ये फैक्ट फाइंडिंग अगर आप करेंगे, उसका इंपॉर्टेंस अभी सभी सुपरवाइजर्स या पर्सन्स को रहेगा। तो एक्सीडेंट रिपीट ना हो इसकी वजह से आपको हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और जो भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है उसको आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो जो भी कमेटी आएगी, वहां पे मेंबर्स आएंगे, तो उनको आपको डिटेल में बताना है कि एग्जैक्ट प्रोसीजर आपको क्या दी गई है, इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या थे, इसमें अलग अलग पीपीई की प्रोविजन क्या थी, फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड क्या किए गए थे, और आपने रियलिटी में क्या काम किया है। तो उसमें जो रियलिटी है एक्चुअल जब आप करेंगे तो उसमें ही आपको फैक्ट पता चलेगी। अगर आपके इंडस्ट्रीज में उस जगह अगर सीसीटीवी फुटेज होगी तो थोड़ा सा काम आसान हो सकता है,
सीसीटीवी फुटेज की वजह से यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो जो भी एविडेंसेस होते हैं वो एविडेंसेस आपको कलेक्ट करना पड़ेगी। जो भी इंफॉर्मेशन है अलग अलग पर्सन से, सुपरवाइजर से, या भी जो भी विक्टिम है उनसे आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। और जो भी अलग अलग इंटरव्यूज होंगे वहां पे उसके जो विटनेसेस होंगे वो विटनेसेस से भी आपको इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगी, तभी आपको फैक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। अभी जो इसमें इंस्पेक्शन होता है, जो अलग अलग चेंजेस होते हैं एक्सीडेंट के साइट पे, तो वो कंट्रोल करना चाहिए। उसके बेसिस पे ही आपको एक्चुअली फैक्ट्स पता चलेगा। तो आपको अलग अलग फोटोग्राफ भी निकालने हैं उसके एक्सीडेंट के सीन्स के, रिकॉर्डिंग भी आपको करना चाहिए, या फिर अलग अलग जो रिपोर्ट्स के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज भी आपको करना पड़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यूज में इसने क्या कहा था, एक्चुअल में फैक्ट में क्या था, सीसीटीवी फुटेज क्या बता रहा है, डॉक्यूमेंट्स में क्या कहा गया था, इसको एक्चुअली एक्शन क्या लेने के लिए कहा गया था, या फिर जो भी चार्ट है अलग अलग डिफिकल्टीज है इसके बारे में भी आपको सब बातें जो है जिसको हम फैक्ट्स कहेंगे वो फैक्ट्स आपको स्टडी करना पड़ेगी। तो जो भी अगर यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है तो वो सबसे अच्छी बात होगी, जिसकी वजह से आपको क्लियर पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा था, इसके पहले क्या हो रहा था, एक्सीडेंट में क्या हुआ था और एक्सीडेंट के बाद में भी क्या हुआ था। तो ये प्री एक्सीडेंट, ड्यूरिंग एक्सीडेंट एंड पोस्ट एक्सीडेंट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसके बेसिस पे आपको एक्सीडेंट के एग्जैक्ट कॉजेस आपको पता चलेंगे।